जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबके आपके अपने YouTube चैनल सेल्फ स्टडी विद कुंदन कुमार में। आज बात करेंगे साइकोलॉजी, जिसे हिंदी में मनोविज्ञान कहते हैं, और यह क्लास 12th के बच्चों के लिए है, जिसमें आप सबके लिए साइकोलॉजी से MVBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में कम से कम 5 या 10 नंबर आने वाले हैं इस वीडियो से। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, क्योंकि इसमें वही प्रश्न लिया गया है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 90% आने का चांस है कि ये प्रश्न आ सकते हैं। तो हो सके तो इस वीडियो को आप दोबारा भी देख के रिवीजन कर सकते हैं। तो हम यही कहेंगे कि एक बार देख लीजिए लगातार, और दोबारा बार में क्या कीजिएगा, फिर से रिवीजन कर लीजिएगा। इससे ये होगा कि आपको बोर्ड एग्जाम में 5 या 10 नंबर नहीं छूटेगा। तो चलिए अब यहाँ से 1 नंबर से स्टार्ट करते हैं, और इस प्रश्न को हम समझाते हुए चलेंगे। जितना हो सके हमसे उतना हम आपको समझाते हुए चलेंगे, ठीक है। तो 1 नंबर में देखिए क्या लिखा है कि किसने बुद्धि को व्यक्ति की सार्वभौमिक क्षमता के रूप में परिभाषित किया है। सबसे पहले यहाँ पर प्रश्न समझिए क्या कर रहा है कि कोई व्यक्ति है जिन्होंने क्या किया है, ये जो बुद्धि शब्द है उस पे क्या क्या परिभाषित किया है। तो वो कौन है? वेसलर है, बीने है, या गार्डेनर है, या इनमें से कोई नहीं। कौन कर रहा है? सार्वभौमिक क्षमता के रूप में। किसके? सार्वभौमिक क्षमता के रूप में किए हैं। तो वो जो हमारे है प्यारे बच्चों, वो है वेसलर जी है, जो कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। और जो बच्चे चाहते हैं कि हम सब्जेक्टिव देख के अच्छा खासा तैयारी कर ले, जो बच्चे चाहते हैं कि हम सब्जेक्टिव देख के बहुत ही अच्छा खासा तैयारी कर ले, तो उसका भी वीडियो हम सब्जेक्टिव का बना दिए हैं। अगर आप सब्जेक्टिव देख के अच्छा खासा तैयारी कर लेंगे तो और अच्छी बात है, तो जिसका लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं सब्जेक्टिव का, ठीक है। अब 2 नंबर में देखिए क्या कर रहा है कि अमृत चिंतन की योग्यता की बुद्धि है। किसने कहा था? प्रश्न को समझिएगा अच्छा से कि अमृत चिंतन ही यहाँ पर ही होना चाहिए। अमृत चिंतन ही योग्यता की बुद्धि है, किसने कहा था? तो यह है टर्मन है, वेसलर है, या स्टर्न है, या बकिंघम है। तो आपको हमेशा याद रखना है, जहां पर अमृत्य आ जाए, ठीक है, अमृत्य चिंतन आ जाए, वहां पर आपको टर्मन हमेशा लगा देना। क्या है? हमेशा टर्मन ही लगाना है, आपको कोई भी ऑप्शन देखना ही नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। और ये कहाँ के थे? भारत के ही थे, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए आपके सामने 3 नंबर प्रश्न में क्या करा है कि निम्नलिखित में से कौन शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। ये आपको सब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा गया, अशाब्दिक और शाब्दिक। देखिए यहाँ पर क्या करा है कि अशाब्दिक, ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं थोड़ा सा अच्छा रहेगा। शाब्दिक और अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण बहुत बार पूछा गया आपके बोर्ड एग्जाम में। यहाँ पर क्या करा है कि निम्नलिखित में से कौन शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। तो पास ए लॉन्ग परीक्षण, घन निर्माण परीक्षण, स्टर्नफोर्ड बीने परीक्षण, या इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी। तो आपका जो राइट आंसर क्या रहा है मेरे प्यारे बच्चों? 3 नंबर का। बहुत अच्छे। इसमें जो स्टर्नफोर्ड जो बीने के परीक्षण देख रहे हैं वो आपका राइट आंसर हुआ, ठीक है, याद रखिएगा। अब 4 नंबर देखिए क्या करें कि बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है। सबसे पहले बुद्धि के एक कारक दिए हैं, द्विकारक दिए हैं, त्रिकारक दिए गए हैं। कितने? त्रिकारक। ये जहां पर क्या पूछा जा रहा है? द्विकारक पूछा जाता है। द्विकारक कौन है वो आपको बताना है। चार्ल्स स्पियरमैन किए हैं, या बीने किए हैं, या रेबर किए हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो फटाफट बताइएगा। बहुत अच्छे मेरे प्यारे, जो बहुत अच्छे। इसमें जो हमारे किए हैं द्विकारक सिद्धांत जो दिए हैं, चार्ल्स स्पियरमैन दिए हैं, जो कि ऑप्शन ए आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा, ठीक है, याद रखिएगा। अब यहां पर जो प्रश्न पूछा जा रहा है 5 नंबर में, और इसे आप प्रश्न को एक्स्ट्रा क्या लगा सकते हैं? स्टार मार्क लगा सकते हैं, क्योंकि यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। यहां पर क्या करें कि बुद्धि के विषय पर शोध कार्य करने वाले पहले मनोवैज्ञानिक कौन थे। बुद्धि के विषय पर जो कार्य किए थे, नहीं कहते रिसर्च वगैरह करते हैं, वो कौन थे? तो स्पियरमैन है, बीने है, थॉमसन है, या गिलफोर्ड है। तो आपका जो राइट आंसर क्या आएगा? बीने साहब है, क्योंकि बीने साहब ने क्या किया है कि बुद्धि के विषय पर देख रहे हैं ना, वहां पर क्या किए थे? रिसर्च किए थे, खोज वगैरह किए थे, वही पहले मनोवैज्ञानिक है। और जब फर्स्ट में देखे थे वेस्लर, वो अलग थे, ये था सार्वभौमिक क्षमता के। और यहाँ पर जो शोध कार्य है, तो अलग अलग प्रश्न है, प्रश्न में कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। अब देखिए 6 नंबर में क्या करा। 6 नंबर प्रश्न को देखिएगा कि बुद्धि लब्धि के संप्रत्यय का प्रतिपादन किसने किया। ये जो बुद्धि लब्धि नहीं बताए थे कि बुद्धि लब्धि किसी का 80 होता है, किसी का 90 होता है, किसी का 120 1 से होता है, 150 तक बुद्धि लब्धि होता है। अगर बुद्धि लब्धि अगर आप याद कर लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम में आपको कम से कम सब्जेक्टिव में 2 नंबर पूछा जाता है, जिसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। तो ये बुद्धि लब्धि के संप्रत्यय का प्रतिपादन किसने किया है? बीने, थ्रस्टन, विलियम स्टर्न, या गाल्टन।
इसके बारे में बताइए कि राइट आंसर क्या होगा आपका 6 नंबर का। बहुत अच्छे, इसमें जो आपका राइट आंसर क्या होगा, सी होगा, जो कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। ठीक है, 7 नंबर देखिए क्या करा कि 7 नंबर में कि एक औसत व्यक्ति की बुद्धि लब्धि का प्रसार क्या है। जैसे मान लीजिए एक सामान्य व्यक्ति, न जो वो न ज्यादा हाई हो न ज्यादा लो हो, तो उस व्यक्ति का जो क्या होता है, बुद्धि लब्धि होता है, वो कितना से कितना तक हो सकता है, 121 से 132 तक, या 109 से 120, या 90 से लेके 110, या 74 से लेके 89 तक। तो इसमें जो आपका राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। एक सामान्य व्यक्ति का जो होता है 90 से लेके 110 तक होता है। और वहीं पर बात करें 89 से 89 तक जिसका भी होता है उसका बुद्धि लब्धि बहुत ही कम होता है। जैसे 90 से लेते हैं 89, ये कम है। इससे जितना भी जो व्यक्ति का रहता है उसका जो बुद्धि लब्धि होता है क्या होता है, बहुत ही खराब रहता है। उसके सोचने की शक्ति वगैरह धीरे धीरे बहुत ही कम होती है। और वहीं पर बात करें 120 से लेकर 130 हो गया, 150 तक हो गया, ये जो बुद्धि वाले जो होते हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं। ठीक है, अब देखिए आपके सामने 8 नंबर में क्या कह रहा है कि संवेगात्मक बुद्धि पद का प्रतिपादन किसने किया। क्या कह रहा है कि संवेगात्मक बुद्धि पद का प्रतिपादन किसने किया था। तो 8 नंबर का फटाफट बताइए कौन किए थे। तो इसमें किए थे सेलोवेग तथा मेयर, जो कि ऑप्शन सी आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए आपके सामने 9 नंबर में क्या करा है। 9 नंबर प्रश्न को अच्छे से समझिएगा कि जिन व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि अभी जस्ट बताए थे कि जिन व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि 90 से कम होता है, 80 और 89 के बीच होती है, उन्हें कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, मूड कहते हैं। प्रतिभाशाली तो हो नहीं सकता है, क्योंकि ये तो औसत का आपको पता है कि 90 से लेकर 110 होते हैं, राइट। वो तो अलग है, वो तो होगा नहीं, नहीं ना होगा, नहीं है, सुस्त है होगा या ए मूड होगा। तो अब आपको बताना है क्या होगा। तो 80 और 89 के जो बीच में होते हैं वो मूढ़ व्यक्ति में कहलाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए आपके सामने 10 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया है। क्या कह रहा है कि प्राथमिक मानसिक योग्यता के जो सिद्धांत दिए हैं वो किसने प्रस्तुत किए, गार्डेनर, थ्रस्टन, या लिकर्ट, या गिलफोर्ड। तो इसके बारे में बताइए कि राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे मेरे प्यारे बच्चों, 10 का जो राइट आंसर क्या होगा, बी होगा, याद रखिएगा अच्छे तरह से। बहुत अच्छे, अब चलिए यहाँ पर देखिए 11 नंबर प्रश्न में क्या देखा जा रहा है कि निम्नांकित में कौन आत्मनियंत्रण की प्रविधि नहीं है। क्या कह रहा है कि निम्नांकित में कौन आत्मनियंत्रण की प्रविधि नहीं है। तो वो जो है आपके बताना है फटाफट क्या होगा, अपने व्यवहार का स्वयं निरीक्षण करना, आत्मसम्मान, उद्दीपन, नियंत्रण, या आत्म परिवर्तन। तो इसमें बताइए कि राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छा, इसमें जो आपका राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना वीडियो। देखिए वो भाई एक बात आ जाती है, ये वीडियो बनाने में मुझे बहुत ही ज्यादा मेहनत लगी, बहुत ज्यादा मतलब कि प्रश्नों को खोज खोज के लाए हैं। कह सकते हैं कि ये इस वीडियो को बनाने में मुझे 1 दिन लगा होगा, लेकिन आपका एक लाइक क्या हो सकता है, मुझे इसे फल दे सकता है कि हाँ सर इतना मेहनत की, इसके लिए हम लाइक 1 दे सकते हैं तो काम चल जाएगा। ठीक है, तो प्लीज जितने बच्चे लाइक नहीं किए हैं वो लाइक करके जरूर सपोर्ट करेंगे। चलिए 12 नंबर क्या करें कि व्यक्ति की नैतिक शाखा मानी गई है। व्यक्ति की नैतिक शाखा जो मानी गई है कौन है, इदम है, अहम है, प्राहम है, इनमें से सभी है। तो इनमें से सभी आप कभी नहीं लगाइएगा, क्या लगाइएगा कि नहीं लगाइए, नहीं लगाइएगा इसमें। तो इसमें जो आपका राइट आंसर क्या होगा, प्राहम होगा, जो कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, व्यक्ति की नैतिक शाखा जो होती क्या होती है, प्राहम होती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या करें 13 नंबर प्रश्न में कि टाइप ए प्रकार के व्यक्तियों में इनमें से कौन सी विशेषता पाई जाती है। टाइप ए जो कि इसमें क्या होती है, प्रतियोगी भावना होती है, आक्रामकता होती है, बेसब्री होती है, इनमें से कोई नहीं। जैसे मान लीजिए टाइप ए वाले जो व्यक्ति होते हैं ना, उसके पास काम करने की बेसब्री होता है, आक्रामकता की होती है, प्रतियोगिता मतलब नहीं कहते कॉम्पिटेटिव एग्जाम जो होता है उसी प्रकार है, बेसब्री बहुत ज्यादा होती है कि हमें जल्दी जल्दी फल मिल जाए, वो सब होता है। तो आई टाइप ए में जो होते हैं आपका ऑप्शन जो डी जो देख रहे हैं वो आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, याद रखिएगा, अच्छे तरह से याद करिएगा तो और अच्छी बात है, नहीं याद करिएगा तो आपकी गलत बात ये है, आपकी गलत फहमी रहेगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है 14 नंबर में कि सामूहिक अचेतन का संप्रत्ययन का प्रतिपादन किसने किया। सामूहिक अचेतन संप्रत्ययन का प्रतिपादन जो है वो किसने किया है। 14 नंबर का प्रश्न बताइएगा। बहुत अच्छा, युंग किए हैं, जो कि ऑप्शन ए आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब आपके सामने देखिए 15 नंबर में क्या करा है, 15 नंबर प्रश्न को अच्छे से देखिएगा। और यहाँ पर क्या करा है 15 नंबर में कि निम्नलिखित में से कौन युंग के व्यक्तित्व प्रकार के अंतर्गत नहीं शामिल है।
तो वो कौन सा नहीं है वो आपको बताना है। तो ये जो है एंडोमार्फी, जो कि ऑप्शन बी आपका क्या होगा, राइट आंसर हो। ठीक है, अब चलिए आपके सामने 16 नंबर में क्या कह रहा है। 16 नंबर प्रश्न को देखिएगा, यहाँ पर क्या जा कह रहा है कि टाइप सी व्यक्तित्व का प्रतिपादन किसे। देखिए टाइप ए आपको अलग था और टाइप बी भी अलग होता है और टाइप सी भी अलग होता है। ये सब एक प्रकार के बुद्धि पर निर्भर करता है। ठीक है, कि टाइप ए की व्यक्ति होती है, टाइप बी की व्यक्ति होती है, टाइप सी की व्यक्ति होती है। तो वो कौन होगा आपको बताना है फटाफट। राइट आंसर क्या होगा 16 नंबर का। बहुत अच्छे मेरे प्यारे बच्चों, बहुत अच्छे। इसमें जो आपका राइट आंसर क्या होगा, फ्रीडमैन, जो कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं, यहाँ पर देखिए आपके सामने 17 नंबर में क्या कह रहा है। 17 नंबर देखिए कह रहा है कि फ्रायड के अनुसार इलेक्ट्रोक्ट की अवधि में लड़कियों प्रतियोगिता करती है, तो वो कौन से, भाई से, माँ से, बहन से या पिता से। तो फटाफट बताइए क्या राइट आंसर होगा 17 नंबर का। बहुत अच्छे मेरे प्यारे बच्चों, आपका जो राइट आंसर क्या होगा, माँ से करती है, जो कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अब देखिए 18 नंबर में क्या कर रहा है कि एडलर के मनोवैज्ञानिक को क्या कहा जाता है। ये जो एडलर देख रहे हैं उसके मनोवैज्ञानिक को क्या कहा जाता है, उसके बारे में आपको बताना है क्या कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है व्यक्तित्व मनोविज्ञान का कहा जाता है, जो कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए आपके सामने 19 नंबर में क्या करा है। 19 नंबर प्रश्न को देखिएगा अच्छे तरह से कि निम्नलिखित में कौन वास्तविकता के नियम से संचालित होता है। क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन वास्तविकता के नियम से संचालित होता है। तो ईद होता है, अहम होता है, अचेतन होता है, पराहम होता है। तो उसमें अलग था पराहम और इसमें क्या है, अलग होगा या एक ही होगा, नहीं इसमें अलग होगा, अहम होगा, उसमें पराहम था। ठीक है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। ठीक है, अब देखिए 20 नंबर में क्या कह रहा है कि प्रतिबल के विपरीत अवस्था को कहते हैं। प्रतिबल के विपरीत अवस्था को हम क्या कहते हैं, चिंतन कहते हैं, शिथिलीकरण कहते हैं, अनुकूलन कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं कहते हैं। बहुत अच्छे मेरे प्यारे बच्चों, इसमें जो आपका राइट आंसर क्या होगा, बी होगा, जो कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। अब देखिए क्या कह रहा है कि सामान्य अनुकूलन संरक्षण में अवस्थाएं होती है। क्या कहती है, सामान्य अनुकूलन संरक्षण में अवस्थाएं होती है। तो कितनी अवस्थाएं होती है, 2, 3, 4, 5। आप बोलिएगा सर इसमें जो अवस्थाएं होते हैं टोटल 3 होती है, जो कि ऑप्शन बी आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर देखिए आपके सामने कितना नंबर प्रश्न है, 22 नंबर में। और 22 नंबर में क्या कह रहा है कि किसने कुंठा आक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन किया। क्या रहा है कि किसने कुंठा आक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। वो जो है मेरे प्यारे बच्चों किसने क्या है, वो की है मिलर तथा डोलार्ड। किसने क्या है, मिलर तथा डोलार्ड, जो कि ऑप्शन डी आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए 23 नंबर में क्या कह रहा है कि किसी सामान्य प्रक्रिया को असामान्य रूप से बार बार दोहराने की अवधि को क्या कहते हैं। यहाँ पर अवधि होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि कोई सामान्य कार्य, जैसे ये बॉल है और ये बॉल को फेंकेंगे एक बार, ठीक है, तो ये क्या है, एक प्रकार के सामान्य कार्य है, लेकिन उसे असामान्य रूप में, जैसे यहाँ फेंके, यहाँ फेंके, यहाँ फेंके, यहाँ पर ले जाएंगे और उसी क्रिया को बार बार दोहराने क्रिया को हम क्या कहेंगे। तो वो आपको बताना है राइट आंसर क्या कहलाता है। चलिए बताइएगा 23 नंबर का राइट आंसर क्या हुआ। तो उसे हम क्या कहते हैं, मनोग्रस्ती बाध्यता कहते हैं। उसके बाद माथा उथा जो दिमाग है उसमें थोड़ा सा न कुछ प्रॉब्लम जरूर है। तो आपका ऑप्शन डी जो है बिल्कुल ही राइट आंसर है। ठीक है, वायरस है, वायरस क्या होता है, एक एंटीजेंस होते हैं। क्या होते हैं, एक एंटीजेंस होते हैं, जो कि ऑप्शन ए का आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, और ये आपका लास्ट 25वां प्रश्न है कि एक ध्रुवीय विषाद है। एक ध्रुवीय विषाद क्या होता है, तो विषादी मनोविकृति होता है, जो कि ऑप्शन बी आपका क्या होगा, राइट आंसर है। देखिए मेरे बच्चों एक बात फिर से बताते हैं, जिस बच्चे को सब्जेक्टिव देखना है, क्या है, जिस बच्चे का सब्जेक्टिव वीडियो लिंक इन डिस्क्रिप्शन में नहीं है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, वहां से आप जाके देख सकते हैं। और वीडियो कैसा लगा, ये जो वीडियो है वो कैसा लगा, 25 प्रश्न लाए हैं, हो सके तो फिर से रिपीट करके देख लीजिए। और आगे आपको चाहिए इसी प्रकार का और भी सेट चाहिए और भी लाए तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।